तो हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग जोन। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे समझते हैं कि बहुत हार्ड होता है ना। करने से पहले ही मन में ये वो सोच लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अच्छे से आप समझोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आज मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ईजी बनाया जाए। ठीक है, तो आज आप लोगों के साथ डिस्कशन शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ना। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ट्राई, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ट्राई, है ना। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? ट्राई मतलब होता है ट्री, है ना। ये आप सबको पता है, हम फिजिक्स बायोलॉजी हर जगह इसको यूज़ करते हैं। ट्राई मतलब होता है ट्री। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वर्ड है वो गॉन, है ना। गॉन का मतलब होता है साइड्स। उसके बाद आता है मेट्री या मेट्रॉन। मेट्री या मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर कौन है या ट्रिग्नोमेट्री किसने हमें बताया था, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले खोज किसने किया था? वो महान इंसान था हाइपरक्रस। इन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। और इन्होंने ये भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में उन्होंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। किसके बीच में रिलेशन? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब टी रेशियोज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। टी रेशियोज क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप, it is the relationship between the sides and acute angle of a right angle triangle, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जब आप यूज़ करोगे, हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब क्या है? जो जिस ट्राइंगल में किसी भी एंगल या कोई भी एंगल 90 डिग्री में हो ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, वो ट्राइंगल 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा बात तो नहीं है कि हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करेंगे, हम इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बता दूँ, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है बड़ा सा ऐसा करके, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे देख लो। अगर मैं इस ट्राइंगल को बीच में से एक लाइन से डिवाइड करूँ, बन गया। क्या मिला आपको? 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। आप यहाँ पर भी राइट एंगल का ये जो रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो यूज़ कर पा रहे हो, है ना। अब कर पाओगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो 20 का जो पार्ट है उसमें ये पॉइंट जो है ये 90 डिग्री में है ना। 90 डिग्री। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। कितने रेशियोज़ है आपके पास वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, और उनको कैसे निकालते हैं वो भी हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले अच्छे से एक बात आपको समझना होगा, वो क्या है? एंगल ऑफ रेफरेंस। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे चीज़ें, है ना। तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिस पॉइंट से या जिस एंगल से आप पूरे ट्राइंगल को डिस्क्राइब करने जा रहे हो या ऑब्जर्व करने जा रहे हो, वो होता है एंगल ऑफ रेफरेंस। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है छोटा सा ABC। तो ये आपको दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो B एंगल है ये आपका 90 डिग्री पर है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे कौन सा साइड क्या कहलाता है ना। सबसे पहले 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, है ना। और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड होता है एक ट्राइंगल का। तीनों साइड में से हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड होता है, और वो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड ही कहलाता है ना। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होगा वो होगा आपका हाइपोटेन्यूस। जो नीचे का साइड होगा उसको हम कहेंगे बेस, और ऊपर वाले को हम कहेंगे
परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये हमें पहले से पता था। लेकिन एंगल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हाइपोटेनस सही रहता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। कैसे, वो देखता हूँ कि अगर मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस सी को मान लिया कि सी एंगल से मैंने इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व किया, है ना, तो क्या होगा, सी के फ्रंट में जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर। सी एंगल के फ्रंट में जो साइड होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, और जहाँ पर सी खड़ा है या जहाँ पर सी है उसको हम कहेंगे बेस। लेकिन ये हो गया आपका केस 1। लेकिन अगर केस 2 में हमने एंगल ऑफ रेफरेंस को सेंस कर दिया तो क्या होगा, है ना। ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, बी इज़ द राइट एंगल, है ना। इस बार मैंने क्या किया, एंगल ऑफ रेफरेंस को मान लिया ए, है ना। इस बार मैंने क्या किया, ए पॉइंट से ऑब्जर्व करने के लिए डिसाइड किया। तो अब क्या होगा, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि जिस पॉइंट को आपने एंगल ऑफ रेफरेंस डिसाइड किया उसका फ्रंट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, उसका फ्रंट वाला जो साइड है वो होगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। और जो साथ में जहाँ पर ए खड़ा हुआ है वो पॉइंट होगा आपका बेस। लेकिन कौन सेंस नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस, है ना। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 90 डिग्री के फ्रंट में जो है वो होता है हाइपोटेन्यूस। तो ये होता है एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में, है ना। जब जब एंगल ऑफ रेफरेंस सेंस होगा आपका बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों सेंस होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका एंगल ऑफ रेफरेंस। आपको ये बेसिक चीज़ें हमेशा पता होना चाहिए। और एंगल ऑफ रेफरेंस को अभी आप कभी मत भूलना, जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके साथ साथ परपेंडिकुलर एंड बेस सेंस होता रहेगा, हाइपोटेन्यूस सेंस नहीं होता वो। और साथ ही साथ हाइपोटेन्यूस इज़ द लार्जेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, क्या कितने टाइप के रेशियोज़ होते हैं और उनका हम कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो बेसिकली बहुत सारे, जैसे आप बुक में लिखते हो कि लगभग 6, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो आपके पास लगभग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और आप इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो कि किसको कैसे पढ़ें, किसको कैसे याद रखें। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप उनमें से बस 3 को अच्छे से पढ़िए, बाकी 3 आके खुद आपके कदम सुनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कितने रेशियोज़ होते हैं, 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, ये 6 हैं आपके पास। आप इन फर्स्ट तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, फर्स्ट तीनों को अच्छे से पढ़ो। इन तीनों को अगर अच्छे से जान लिया तो ये तीनों आप खुद कर पाओगे, है ना। तो कैसे कर पाओगे वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक चीज़ आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, है ना, एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना होगा कि साइन और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और साइन थीटा को आप 1 बाय कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने मान लिया कि साइन थीटा का वैल्यू 3/2 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका इन्वर्स मतलब 2/3 होगा। मतलब अगर आपने साइन को जान लिया तो कॉसेक को ऐसे ही आप जान सकते हो या उससे निकाल सकते हो वैल्यू, है ना। तो आप अच्छे से साइन कॉस और टेन को स्टडी करो, बाकी तीनों आप खुद कर सकते हो। ठीक उसी तरह कॉस जो होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना। कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हो। ठीक उसी तरह एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास है 4/3, देन सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा इसका इन्वर्स होगा मतलब 3/4, एकदम सिंपल, है ना। ठीक उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हम ऐसे भी देखेंगे एक दूसरे के इन्वर्स के फॉर्म में, है ना। उसके बाद लास्ट में टेन और कॉट बच गया, टेन और कॉट ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, है ना। तो एग्जांपल्स जैसे कि इनमें हमने किया था, ठीक उसी तरह टेन और कॉट भी हम कर सकते हैं, है कि नहीं।
तो ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया। साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, ठीक है सर। टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अभी हमें ये जानना है कि जो हमें हाइपरकस ने बताया था कि कैसे हम इन रेशियोज़ को निकाल पाएंगे बाय यूजिंग अ ट्राइंगल, है ना। एक ट्राइंगल में से कैसे निकालेंगे, तो एक छोटा सा ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ए बी सी, और एंगल ऑफ रेफरेंस को मान लिया सी। मतलब मैं सी एंगल से इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मान लिया थीटा। तो थीटा क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा को यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा जो होगा या साइन सी जो होगा वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा आपको जब भी निकालना होगा आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ऊपर लिखोगे, फिर नीचे हाइपोटेन्यूस, दोनों को डिवाइड करोगे, वही आपका साइन का वैल्यू होगा, है ना। ठीक उसी तरह हम कॉस का निकालेंगे, है ना। तो कॉस का निकालने के लिए कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना, कॉस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक उसी तरह साइन कॉस, ठीक उसी तरह टेन थीटा जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सिंपल सी बात, अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया क्योंकि सी के फ्रंट में है, सी के जो फ्रंट में होगा वो होगा परपेंडिकुलर, उसको हमने पी लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर सी है, जिस लाइन में सी बैठा हुआ है उसको हम बोलेंगे बेस या बी, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया हमने, बी, है ना। और ये तो होगा हाइपोटेन्यूस, सबको पता है, तो इसको हमने लिख लिया एच। तो पी बी एच से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक। ये फॉर्मूला भी उसके तरफ से चेंज हो जाएगा, क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय एच, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच। ठीक उसी तरह ये हो जाएगा बी बेस हाइपोटेन्यूस एच, बी बाय एच, है ना। और टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय बी। लेकिन कन्फ्यूजन शुरू होता है यहाँ से कि जब आप थीटा का, साइन थीटा का याद करोगे पी बाय एच होता है, कॉस थीटा का बी बाय एच होता है, टेन थीटा का पी बाय बी होता है, तो इतने सारे रेशियोज़ को आप याद कैसे रख पाओगे, है ना। तो उसके लिए छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको आप कैसे याद रख पाओगे, ठीक है ना। तो अब बस एक फॉर्मूला याद रखना कि आप पहले लिखना पी बी पी एच एच बी, है ना। तो ऐसे अब लिख लेना और उसको एक लाइन का फॉर्म देना कि पंडित बाबू पंडित हरी हरी बोल, ठीक है ना। ये लाइन आपको सबको याद रखना है, क्या लाइन, पंडित बाबू पंडित हरी हरी बोल। इस लाइन को याद रखो और आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से निकल जाएंगे, बस पंडित जी को याद करो, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट P फॉर पंडित, B फॉर बाबू, है ना, और उसके बाद P फॉर पंडित। मतलब इस लाइन को आप याद रखो, पंडित जी को याद करो और सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या है, पंडित बाबू पंडित हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, है ना। तो कैसे, इस लाइन को आप याद करने से जब हम P बाय एच को, थोड़ा सा उसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, P बाय एच आपका हो जाएगा साइन, B बाय एच हो जाएगा कॉस, और P बाय बी हो जाएगा टेन थीटा, है ना। ठीक उसी तरह जब हम साइन को निकाल सकते हैं, इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाय पी। साइन थीटा अगर P बाय एच है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, एच बाय पी। अगर कॉस थीटा B बाय एच है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय बी, है ना। टेन थीटा अगर P बाय बी है तो आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बाय पी, ना। तो इसी रेशियो को जब आप उल्टा करोगे आपका साइन कॉसेक सेक और कॉट ये तीनों भी मिल जाएगा। तो आप सभी को ये लाइन याद रखना है और पंडित जी को याद करना है। कौन सा पंडित, हाइपरक्रस को, है ना, हाइपरक्रस को, जिन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करवाया, जिन्होंने हमें ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, उनको आप याद रखना।
तो आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के से ईजीएस्ट वे में पढ़ा सकूँ, है ना। आप सबके लिए ट्रिग्नोमेट्री को ईजी करना ही मेरा मकसद होगा, है ना। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर था मेरा, और आज के लिए इतना ही। तो ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम उसके डेप्थ में जाएंगे, अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमें ये भी पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर हो रहा है ना। तो डेली लाइफ से सब चीज़ें रिलेट होते हैं, तो आप अच्छे से समझ पाते हो, तो हम उसको भी ट्राई करेंगे, है ना। और ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो आप लोग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर मैंने कुछ गलती की है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसे सुधार पाऊँ और बेस्ट रिजल्ट दे पाऊँ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।